आराम आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्या सरल अध्ययनमाला से भारत की स्थापत्य कला का इतिहास। हमने इसको 3rd सेमेस्टर में ही पढ़ा था। अब हम एमए में 4th सेमेस्टर में भी इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसके बहुत सारे वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा वीडियो होगा 20वीं सदी में पटना जमशेदपुर शहर का विकास और स्थापत्य पर। आज हम इसमें 2 यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं, और 22 और 23 वाली। इसमें हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें पहला क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 20वीं सदी में जमशेदपुर की स्थापत्य कला पर और 20वीं सदी में जो पटना का स्थापत्य है उस पर। उपनिवेशकालीन 20वीं सदी में पटना जमशेदपुर शहर के विकास एवं स्थापत्य पर प्रकाश डालेंगे, और उपनिवेश काल में निम्नलिखित शहरों के विकास स्थापत्य का संक्षिप्त चित्रण करेंगे, जिसमें हम पटना और जमशेदपुर को ही कंप्लीट करने वाले हैं। और एक और क्वेश्चन मतलब जो है हमारा 23 यूनिट से उसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम 1947 के पश्चात भारतीय स्थापत्य कला को देखेंगे। इसमें स्वाधीन भारत में आधुनिक शहर के रूप में चंडीगढ़ के विकास का वर्णन करेंगे। 1947 के पश्चात जो भारतीय स्थापत्य के प्रतीक शहर चंडीगढ़ का स्थापत्य है उसको प्रकाश देखेंगे। मतलब ये क्वेश्चन 3 रूप से पूछा जा सकता है। और 1947 के पश्चात जो भारतीय स्थापत्य है उसके विकास का मूल्यांकन करना है, ये भी हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। 20वीं सदी में पटना जमशेदपुर शहरों का विकास एवं स्थापत्य। क्वेश्चन हम ऊपर देख चुके हैं कि हमें जो जमशेदपुर पटना है उनके शहर के विकास के स्थापत्य पर प्रकाश डालना है। पहले आता है पटना। वर्तमान बिहार राज्य की राजधानी पटना पाटलिपुत्र विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। वर्तमान पटना के विकास एवं स्थापत्य का चित्रण करने के पूर्व युगों युगों में पटना की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना समुचित होगा। ज्ञातव्य है कि किसी भी शहर का विकास स्थापत्य उसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति पर निर्भर करता है। प्राचीन काल में नगरीय स्थापत्य का विकास नदी घाटी एवं उनके तट पर हुआ था। पटना शहर गंगा और सोन गंडक नदी के संगम पर स्थित है। कुछ ही दूरी पर चतुर्थ नदी सरयू भी इस धारा में सम्मिलित हो जाती है। बौद्ध, मौर्य और गुप्त काल में पटना का राजनीतिक एवं सामरिक महत्व सर्वाधिक रहा है। स्ट्रैबो के लेखों में मेगास्थनीज का भारत वर्णन उल्लिखित है। मौर्यकालीन पटना का विशद वर्णन मौर्य दरबारों में स्थित ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज द्वारा किया गया है। शहरों की लंबाई, चौड़ाई, दीवारें, निर्माण का उल्लेख मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। मौर्य साम्राज्य के विभक्त होने के पश्चात ग्रीक, बैक्ट्रियन और पार्थियन, शक, कुषाण, हूणों ने उत्तर भारत के महान मगध साम्राज्य की राजधानी पटना या पाटलिपुत्र को आक्रमण का केंद्र बनाकर उसके वैभव और राजनीतिक महत्व को ध्वस्त करने का प्रयत्न किया, किंतु पटना का महत्व निरंतर बना रहा। महान गुप्त साम्राज्य के समय भी पटना उत्तर भारत की राजधानी थी। पटना के उत्खनन से ज्ञात होता है कि बुद्ध काल में पाटली ग्राम का अस्तित्व था, जो कि कालांतर में पाटलिपुत्र नगर के रूप में विकसित हो गया। और कुम्हार उत्खनन के अवशेषों और पुरा संप्रदा से ज्ञात होता है कि पटना शहर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं सदी तक उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शहर था। मौर्य काल में भी पटना शहर एक सूमा था। औरंगजेब ने इसका नामकरण करके अजीमाबाद कर दिया था। ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पटना को प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया गया था। अंग्रेजों ने पटना को कपास, नील और अफीम का प्रमुख निर्यात केंद्र बनाया था। नावों द्वारा यह सामग्री कलकत्ता पहुंचना प्रारंभ हो गई थी। अतः औपनिवेशिक 20वीं सदी में 1947 के पूर्व में पटना शहर का विकास होकर उसके स्थापत्य का महत्व स्थापित हो गया था। नेक्स्ट आते हैं औपनिवेशिक काल में पटना शहर का विकास एवं स्थापत्य। 18वीं सदी के प्रारंभ से ही पटना पर मुगल आधिपत्य समाप्त होकर बंगाल के नवाब शाही के अधिकार में चला गया था। मराठाओं के आक्रमण और आंतरिक संघर्ष से ग्रस्त नवाब शाही के समय भी पटना एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना रहा। 1757 की पलाशी की लड़ाई के पश्चात पटना और उसके व्यापार पर अंग्रेजों का एक छत्र अधिकार स्थापित हो गया। अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय व्यापारियों के आधिपत्य को समाप्त करके पटना शहर की प्रकृति और जननांगी में परिवर्तन प्रारंभ कर दिए।
18वीं सदी के पश्चात 19वीं सदी में पटना कई आंदोलन का केंद्र बना था। यहाँ पर बहावी आंदोलन, पटना षड्यंत्र 1845, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व भी सन 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय अधिकारी, सिपाहियों और दानापुर कंटोनमेंट पर भारतीय क्रांतिकारियों ने अधिकार का प्रयत्न किया था, जो कि विफल रहा था। सन 1857 की क्रांति में पटना स्थित भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। क्रांति की असफलता के पश्चात सन 1858 में ब्रिटिश ताज के शासन अंतर्गत कई प्रशासकीय परिवर्तन किए गए और 20वीं सदी के प्रारंभ में 12 दिसंबर 1911 को बिहार एवं उड़ीसा नाम के दो नए प्रांत का गठन कर पटना को उसकी राजधानी बना दिया गया। क्या किए गए हैं? उड़ीसा और बिहार का गठन किया गया और उसकी राजधानी बनाई गई है पटना। अतः राजधानी बनने के साथ ही औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत पटना का विकास एवं स्थापित है वह विकसित होने लगा। 1916 में हाई कोर्ट और 1917 में पटना विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण किया गया। पटना हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा एवं पत्रकारिता का केंद्र बन गया। इसके साथ ही पटना में इंडो ब्रिटिश स्थापत्य के प्रतीक अनेक भवनों का निर्माण भी किया गया है। नेक्स्ट आते हैं सिख परंपरा एवं स्थापत्य में पटना का औपनिवेशिक काल में महत्व। सिख धर्म की परंपरा में पटना साहिब है उसका अधिक महत्व है। पटना गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यही सन 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और प्रारंभिक जीवन के पश्चात गुरु आनंदपुर प्रस्थापित हो गया था। तख्त श्री अन्य सिख धर्म के तख्त भी बनाए गए हैं। इनका स्थापत्य है वह भी दर्शनीय है। गुरु गोविंद सिंह के परम भक्त राय जोहरी ने यहाँ पर एक हवेली और धर्मशाला का निर्माण कराया है। सन 1839 में रणजीत सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया। इस हवेली में गुरु तेग बहादुर एवं गुरु नानक जी ने भी निवास किया है। 1934 में बिहार में आए हुए भूकंप से इसका कुछ भाग नष्ट हो चुका है। 1939 में ही महाराजा रणजीत सिंह ने इसी तख्त स्थान का निर्माण श्वेत संगमरमर पाषाण से कराया था। नया हरमिंदर साहब का निर्माण 1954 में पुनः किया गया और इस स्थान का जो स्थापत्य है औपनिवेशिक स्थापत्य का प्रतीक कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं औपनिवेशिक एवं आधुनिक कालीन पटना स्थापत्य के अन्य दर्शनीय स्थल। भारतीय स्थापत्य की दृष्टि से पटना एक ऐसा शहर है जहां 6ठी सदी से आदतन स्थापत्य के नमूने उपलब्ध हैं। कुम्हार के मौर्यकालीन अवशेष एवं गुप्तकालीन भवन अवशेषों से शेरशाह के अफगान कालीन मस्जिद एवं मुगल कालीन अजीमाबाद में निर्मित मस्जिद मकबरे के साथ ही औपनिवेशिक ब्रिटिश कालीन भवन, कोठियां, अन्य संग्रहालय के साथ आधुनिक स्थापत्य से परिपूर्ण पटना स्थापत्य की दृष्टि से भारत का एक प्रमुख पर्यटन नगर है। ब्रिटिश काल में बिहार उड़ीसा प्रांत की राजधानी बनने के कारण औपनिवेशिक काल से ही हाई कोर्ट भवन, विश्वविद्यालय और सैनिक छावनी में अनेक इंडो ब्रिटिश स्थापत्य शैली के भवन यहाँ देखने को मिलते हैं। सिख धर्म के अनेक तख्त भवन यहाँ 7वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य निर्मित किए गए थे। गंगा नदी के पश्चिम तथा पूर्व भाग में विकसित पटना शहर में ब्रिटिश कालीन पटना संग्रहालय एवं उसका भवन, गोलघर, बलिदान मेमोरियल और अनेक लाइब्रेरी भवन से युक्त पटना औपनिवेशिक स्थापत्य को संजोए हुए है। 18वीं सदी के पादरी की हवेली के नाम से निर्मित कैथोलिक चर्च के साथ ही 1937 में निर्मित टाटा स्टील जूलॉजिक पार्क, जुबली पार्क उल्लेखनीय है। अनेक तालाब झीलों से युक्त पटना शहर में सन 1937 में JRD टाटा स्पोर्ट्स स्टेडियम, कीनन स्टेडियम का निर्माण पर्शियल क्लास्टर के मार्गदर्शन में किया गया था। पटना शहर का स्थापत्य प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक श्रृंखला का प्रदर्शन करता है। अतः भारतीय स्थापत्य के इतिहास की दृष्टि से पटना शहर एक प्रदर्शन बन गया है। नेक्स्ट आते हैं जमशेदपुर स्थापत्य शहर। वर्तमान झारखंड
और पूर्व बिहार में धनबाद 171 किलोमीटर और रांची से 140 किलोमीटर दूर स्थित जमशेदपुर अर्थात टाटा नगर का नामकरण भारत में प्रथम बार स्टील उत्पादन करने वाले जमशेदजी टाटा के नाम पर रखा गया है। औपनिवेशिक ब्रिटिश काल में इंग्लैंड और ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्र में स्थापत्य की खपत सर्वप्रथम जमशेदपुर के स्टील कारखाने से ही की जाती थी। लौह अयस्क की खदानों से अयस्क को लोहा और इस्पात में ढालने का कार्य औपनिवेशिक ब्रिटिश साम्राज्य में जमशेदपुर से ही प्रारंभ हुआ था। स्टील उद्योग के कारण ही विश्व के इस्पात नक्शे पर बिहार और जमशेदपुर का महत्व स्थापित हो गया था। स्टील कारखाने के भवन का स्थापत्य इंडो ब्रिटिश स्थापत्य शैली का प्रतीक है। वर्तमान में इसको आधुनिक रूप दिया गया है, किंतु ब्रिटिश कालीन संरचना में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। जमशेदपुर में अधिकांश निर्माण कार्य टाटा के द्वारा ही कराए गए थे। जमशेदपुर स्थित जुबली पार्क मैसूर के वृंदावन गार्डन की संरचना पर विकसित किया गया है। जमशेदपुर से 13 किलोमीटर दूर स्थित दालमा पहाड़ी की तलहटी में दिमना लेक एक दर्शनीय स्थल है। दालमा हिल्स के 155 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वन्य प्राणी संरक्षण केंद्र अनेक वन्य पशु सिंह, व्याघ्र, हाथी, हिरण, भालू एवं चीते स्वच्छंद विचरण करते हैं। नेक्स्ट आता है जमशेदपुर में शर दोराबजी टाटा उद्यान, हुटू लेक, कीनन स्टेडियम, टाटा फुटबॉल अकेडमी और आदिवासी संस्कृति संरक्षण केंद्र आदि अन्य दर्शनीय स्थल बनाए गए हैं। वस्तुतः जमशेदपुर एक प्राचीन स्थल न होकर औपनिवेशिक ब्रिटिश काल में स्थापत्य उद्योग के लिए विकसित हुआ एक नगर है। स्वतंत्रता के पश्चात जमशेदपुर में एक इस्पात उद्योग केंद्र ही नहीं वरन अनेक निर्माणों के कारण यह एक पर्यटन केंद्र भी बन गया है। जमशेदपुर नगर का अधिकांश उद्भव एक विकास 19वीं सदी और 20वीं सदी के मध्य किया गया था। नेक्स्ट आते हैं हमारी 23rd यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे 1947 के पश्चात भारतीय स्थापत्य। इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि चंडीगढ़ की स्थापत्य कला देखनी है, स्वाधीन भारत में आधुनिक नगर के रूप में चंडीगढ़ के विकास का वर्णन करना है, मतलब 1947 में चंडीगढ़ का विकास कैसे हुआ, स्थापत्य क्या है उसका हमें वर्णन करना है। भारत के स्थापत्य के इतिहास में 20वीं सदी में एक नया दौर प्रारंभ हो गया। सन 1911 में ब्रिटिश शासन ने राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली बनाने का निर्णय लिया। पौराणिक काल में मौर्य काल तक दिल्ली भारत का परंपरागत राजधानी रही है। ब्रिटिश शासन को दिल्ली में पाश्चात्य स्थापत्य की स्थापना का अवसर मिला। इससे विशाल इमारतों का निर्माण किया गया। इन इमारतों के निर्माण के समय ही भारत में स्थापत्य कला के विषय में दो प्रमुख मत प्रचलित हो गए थे। पाश्चात्य वास्तुविद भारत में पाश्चात्य रोमन शैली की डिजाइनों के अनुरूप भवन निर्माण करना चाहते थे। पाश्चात्य रोमन ब्रिटिश शैली का प्रयोग लॉर्ड कर्जन के समय कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के निर्माण में किया गया था। पाश्चात्य स्थापत्य के आधार पर भवन निर्माण का खूब विस्तार प्रचार करके अंग्रेज वास्तुकारों ने नई दिल्ली, मतलब जो नई दिल्ली है वहां पर भारतीय स्थापत्य शैली को भूलकर निर्माण कार्य प्रारंभ किए। इन निर्माण कार्यों में मौलिकता, भारतीयता और परंपरागत भारतीय स्थापत्य शैली की कल्पना का पूर्णतः अभाव था। द्वितीय पक्ष में भारतीय स्थापत्य कला को पुनर्जीवित करके बौद्ध, हिंदू और मुस्लिम शैली के आधार पर भवनों की डिजाइन बनाने के पक्ष में थे। अंततः परंपरागत भारतीय स्थापत्य की शैली के साथ ही यूरोपीय स्थापत्य का समन्वय करके ब्रिटिश शासनकाल में देश के विभिन्न भागों में भवनों का निर्माण किया जाने लगा और पूर्व एवं पश्चिम की स्थापत्य को सम्मिश्रित करके नवीन स्थापत्य शैली में निर्मित अधिकांश भवन विशालकाय, भारी और दृढ़ होकर भी आकर्षक नहीं बन पाए। राष्ट्रीय स्थापत्य कला विलुप्त होने लगी। स्वाधीनता के पश्चात भारतीय स्थापत्य कला। सन 1947 में स्वाधीनता प्राप्त भारत की स्थापत्य कला में क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ ही विकास द्रुत गति से प्रारंभ हो गया। लोकतांत्रिक भारत के आधुनिकीकरण का प्रमुख श्रेय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। सन 1927 में सोवियत संघ की अपनी प्रथम यात्रा के समय से ही राष्ट्रीय परियोजना विकास एवं भारत में जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना की विस्तृत योजना इनके परिष्कृत मस्तिष्क में व्याप्त हो गई थी। भारत के स्वतंत्र होने पर इन्होंने योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना एवं नदी घाटी विकास योजनाओं के साथ ही
भारत की वैद्युतिक शक्ति जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने के लिए, मूर्ति रूप देने के लिए अथक प्रयास किए। भाकर नागल बांध विद्युत उत्पादन हेतु नेहरू जी ने अमेरिकी प्रविधि को जी.एल. वेज और हार्वे की देखरेख में इस योजना को मूर्त रूप देकर भारतीय स्थापत्य एवं निर्माण के क्षेत्र में अचंभित कर दिया। चंडीगढ़ का विकास। चंडीगढ़ नगर नियोजन और इसकी स्थापत्य कला स्वतंत्रता के पश्चात भारत में आधुनिकीकरण हेतु संघर्ष का इतिहास है। वर्तमान भारत में ही नहीं वरन विश्व के परिदृश्य में चंडीगढ़ नगर नियोजन एवं उसके भवन स्थापत्य कला को सर्वत्र सराहा जाता है। ब्रिटेन के औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की समाप्ति के साथ ही सन 1947 में भारत विभाजन हो गया। इसके साथ ही पंजाब प्रांत का भी विभाजन हो गया। अविभाजित पंजाब की राजधानी लाहौर पाकिस्तान के भाग में होने से भारतीय भाग वाले पंजाब प्रांत के लिए नवीन राजधानी के निर्माण की प्रक्रिया में चंडीगढ़ नगर का नियोजन किया गया। इस नगर नियोजन के संबंध में नेहरू जी ने व्यक्त किया है कि इस नगर का नियोजन एवं स्थापत्य एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किया जाएगा। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कोरो नेहरू जी के अथक प्रयास एवं उनके फलस्वरूप ही राजनीतिक पृष्ठभूमि में स्वतंत्र भारत में प्रथम नगर नियोजन किया गया। ज्ञातलब है कि भारत का प्रथम नगर नियोजन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो शहरों के रूप में तत्कालीन युग की सर्वश्रेष्ठ नगर योजना मानी जाती है। 5000 वर्ष के पश्चात स्वतंत्र भारत में चंडीगढ़ का नगर नियोजन स्थापत्य भी आधुनिक वैज्ञानिक मान्यताओं और डिजाइनों के आधार पर किया गया है। चंडीगढ़ का विकास भारतीय स्थापत्य के इतिहास में एक युगांतरकालीन घटना सिद्ध हुई। पंजाब की नवीन राजधानी हेतु स्थल का चयन। भारतीय गणतंत्र के पंजाब प्रांत की राजधानी एक नितांत अनिवार्य आवश्यकता बन गई। अतः केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों ने राजधानी निर्माण हेतु स्थल चयन का प्रयास अगस्त 1947 में ही प्रारंभ कर दिया। भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिवेश से आवर्त नवीन आधुनिक नगर का स्थल चयन हेतु देवी शक्ति के स्वरूप में चंडी नामक मंदिर से 15 किलोमीटर दूर स्थित पटियाला राव एवं सुखना राव नदी से आवर्त योजना स्थल को योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित किया गया था। इस स्थल में कई ग्राम स्थित हैं और अतः स्वाभाविकतः ग्रामीण ने इनका विरोध प्रारंभ कर दिया, किंतु दृढ़ प्रतिज्ञ प्रशासन ने इस स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करके चंडीगढ़ के नाम से इस नवीन आधुनिक नगर को मूर्त रूप देना प्रारंभ कर दिया। इस नगर के नियोजन की योजना सन 1950 में अल्बर्ट मेयर ने तैयार की थी। अल्बर्ट मेयर के द्वारा प्रयुक्त नवीन नगर का नामकरण देवी चंडी के मंदिर से प्रेरणा लेकर किया गया था, किंतु नेहरू जी चाहते थे कि नवीन नगर का निर्माण अत्याधुनिक शैली पर किया जाए और इसकी योजना में प्राचीन स्थल एवं प्राचीन भारतीय स्थापत्य की भावनाओं का समावेश न कर इस नगर को पाश्चात्य आधुनिक नगर के रूप में विकसित किया जाए। यही कारण है कि नवीन नगर को प्राचीन भारतीय नगरों से अलग रखकर आधुनिक नगर का रूप देने हेतु नेहरू जी ने नगर के आधुनिकीकरण हेतु यूरोप के प्रसिद्ध नगर नियोजक वास्तुकार फ्रांसीसी ली कार्बूजर को निमंत्रण दिया था। सन 1950 में ली कार्बूजर ने भारत आकर अल्बर्ट मेयर और भारतीय वास्तुकारों द्वारा नियोजित नगर के प्रारूप के आधार पर निर्धारित विशाल स्थल का सर्वेक्षण किया। ली कार्बूजर ने चंडीगढ़ के नगर नियोजन भवन के स्थल और उनकी डिजाइनों को आधुनिक वैज्ञानिक स्थापत्य कला की दृष्टि से अनेक सुझाव देकर परिवर्तन सुझाए। जो ली कार्बूजर हैं, इनके सुझावों को लेकर नेहरू जी की मूल धारणा एवं भारतीय वास्तुकारों की योजना के प्रारूप पर संघर्ष प्रारंभ हो गया। यह संघर्ष पूर्व एवं पाश्चात्य स्थापत्य के आधारभूत धारणाओं का प्रतिफल था। ली कार्बूजर के नेतृत्व में चंडीगढ़ के मास्टर प्लान पर पुनः विचार हेतु एक नए दल का गठन किया गया। ली कार्बूजर यूरोप के स्विस फ्रेंच वास्तुविद के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्होंने अल्बर्ट मेयर और उनके सहयोगी फेल्चर एवं मैथ्यू नोवास्की के प्रारूप में अनेक त्रुटियां उजागर करके पंजाब की आधुनिक राजधानी हेतु नवीन प्रारूप प्रस्तुत किया।
ली कार्बूज़र ने विधानसभा भवन, हाई कोर्ट, सचिवालय, राज्यपाल भवन एवं अन्य प्रशासनिक भवनों के स्थान का नया ढंग से चयन करके भविष्य की दृष्टि से चंडीगढ़ का प्रारूप प्रस्तुत किया था। इस प्रारूप पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह केरू और उनके सलाहकार नेहरू जी और उनकी जो यांत्रिक सलाहकारों द्वारा लगातार विचार विमर्श एवं पत्र व्यवहार के पश्चात ही भारत के आधुनिक शहर चंडीगढ़ का प्रारूप स्वीकृत किया गया था। चंडीगढ़ नगर विन्यास एवं स्थापत्य जो इमारतें हैं उनकी स्थापत्य के डिजाइन में नेहरू व्यक्तिगत रुचि ले रहे थे। इनकी इच्छा थी कि भारत का यह नगर आधुनिक होकर देश की एक आदर्श प्रतीक के रूप में स्थापित एवं विकसित हो। चंडीगढ़ का नगर नियोजन का अंतिम प्रारूप नवंबर 1950 में ली कार्बूज़र और उनके सहयोगी दल ने चंडीगढ़ का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया। नगर नियोजन का यह प्रारूप यूरोप के आधुनिकतम नगरों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके साथ ही चंडीगढ़ नगर नियोजन निर्माण एवं विशिष्ट भवनों हेतु इस स्थानों का निर्धारण कर लिया गया। नव निर्माणाधीन राजधानी के अधिकांश शासकीय भवनों की डिजाइन एवं स्थापत्य पिंजरे जेनेरेटर और मैक्सवेल फ्रेस और जेनड्यू ने 9 भारतीय वास्तुविदों की सहायता से तैयार किया था। जनरेटर वास्तु विशेषज्ञ ली कार्बूज़र का भतीजा था, जिसको भारतीय शासन ने स्थानीय रूप से रेजिडेंट आर्किटेक्ट के पद पर नियुक्त किया था। अल्बर्ट मेयर की योजना में ली कार्बूज़र द्वारा सुधार किए जाने के पश्चात आधुनिक नगर चंडीगढ़ के निर्माण को तैयारी पूर्ण कर दी गई। 7 अक्टूबर सन 1953 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आधुनिक नगर और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ का शिलान्यास करके नेहरू जी के सपने को साकार करने का कार्यभार प्रारंभ कर दिया। चंडीगढ़ नगर नियोजन एवं योजना अनुसार यह आधुनिक शहर आयताकार 30 खंडों में विभाजित था। इसमें से 24 खंड रिहायशी उद्देश्यों के लिए रहवासियों की आय के अनुसार वर्गीकृत प्रस्तावित किए गए थे। शहर के उत्तर पूर्व भाग में सेक्टर 2 और 3 उच्च शासकीय अधिकारियों, सेक्टर 15 में मुख्यतः इंजीनियरों, डॉक्टर और अध्यापक वर्ग के निवास बनने की योजना थी। सेक्टर 20, 22 और 27 निम्न आय वर्ग के लिए निर्धारित किए गए थे, जिनकी जनसंख्या निर्धारित होने से इसके घने बसने के अनुमान पर इस क्षेत्र का नियोजन किया गया था। प्रस्तावित आधुनिक नगर चंडीगढ़ के केंद्र में सेक्टर 17 पूर्णतः व्यवसायिक कार्य हेतु निर्धारित किया गया था। नगर के केंद्र में ही बस टर्मिनल, व्यवसायिक इमारतें, मॉल, वास्तुकला केंद्र, संग्रहालय और टाउन हॉल की इमारतें बनाई जाने लगी थी। इसकी डिजाइन एवं स्थापत्य को पॉइंट टू पॉइंट बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं नवनिर्मित आधुनिक नगर चंडीगढ़ की योजना पूर्णतः पाश्चात्य वास्तु शैली के आधार पर बनाई गई थी। इस दृष्टि से सेक्टर 12 में इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 15 पंजाब विश्वविद्यालय के भवनों के निर्माण हेतु सुरक्षित किए गए थे। यद्यपि गांधी जी के संपर्क से पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वदेशी आंदोलन के पक्षधर थे, तथापि रूस, अमेरिका और यूरोपीय देशों की यात्रा के पश्चात उनके मन में स्वतंत्रता के पश्चात भारत का औद्योगिकरण द्रुत गति से उनके करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई थी। अतः चंडीगढ़ नगर विन्यास के समय ही ली कार्बूज़र को इन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के निर्धारण और उसकी योजना प्रस्तुत करने का आग्रह किया। फलतः सुखना राव नदी के पश्चिमी तट पर सेक्टर 28 और 29 में इस हेतु योजना को दर्शाया गया। सेक्टर 28 के उत्तरी भाग को शाक सब्जी, फल और अनाज के थोक व्यापार के विकास हेतु चयन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं राजधानी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकीय क्षेत्र के लिए सेक्टर क्रमांक 1 रखा गया था, जहां पर सचिवालय, उच्च न्यायालय, राजभवन, विधानसभा भवन चयनित स्थानों का पूर्व निर्धारित डिजाइनों और स्थापत्य के आधार पर निर्मित किए जाने लगे थे। चंडीगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में विशाल उद्यानों के लिए पर्याप्त स्थान चयनित किए गए थे। प्रशासकीय सेक्टर के पूर्व में सुखना झील के साथ ही राजेंद्र पार्क प्रस्तावित किया गया था। चंडीगढ़ को उद्यान नगरी का स्वरूप देने हेतु ली कार्बूज़र और उनके सहयोगियों ने एक स्पष्ट प्रारूप तैयार किया। इसी आधार पर रॉक गार्डन सहित अनेक
उद्यान विकसित करने की योजना प्रस्तुत की गई। चंडीगढ़ के स्थान निर्धारण के समय ही प्रस्तावित शहर में 15 किलोमीटर पर पिजौरा गार्डन स्थापित किया गया था। योजना के अनुसार चंडीगढ़ को गार्डन सिटी बनाया जाना था। प्राचीन भारतीय नगरों के नियोजन से पूर्णतः भिन्न पाश्चात्य शैली का आधुनिक नगर प्रारंभ में 1.5 लाख लोगों की आवासीय सुविधा और भविष्य में 3.5 लाख की वृद्धि अर्थात कुल मिलाकर 5 लाख की जनसंख्या को ध्यान में रखकर प्रस्तावित किया गया था। प्रत्येक सेक्टर को अपने आप में सभी सुविधाओं से युक्त एक पूर्ण इकाई के रूप में विकसित किया जाना था। इसका संपूर्ण शहर खुला, स्वच्छ, सुंदर एवं प्राकृतिक दृश्य एवं उद्यानों से परिपूर्ण दिखाई देता है। चंडीगढ़ के प्रत्येक सेक्टर में गोलाकार स्थान पर सड़कें निर्धारित शहर स्थान में आकर मिलना इनकी योजना का प्रमुख अंग था। परिवहन व्यवस्था हेतु 7 प्रकार की सड़कें प्रस्तावित की गई थीं। इनमें परिवहन व्यवस्था पैदल यात्रियों को स्वतंत्रता पूर्वक वहन करना संभव हो गया। सन 1953 में आधुनिक शहर चंडीगढ़ की योजना पर कार्य प्रारंभ हो गया। अधिकांश नगर नियोजन योजना अप्रैल 1964 तक पूर्ण हो चुके थे। चंडीगढ़ का नगर नियोजन निर्धारित योजना के अंतर्गत ही किया गया था। कठिनाई महसूस होने पर ली कार्बूजर को भारत बुलाकर उनकी सलाह के अनुसार योजना क्रियान्वित की गई। ली कार्बूजर इस कार्य हेतु 23 बार भारत की यात्रा पर आए थे। चंडीगढ़ का स्थापत्य। वर्तमान में चंडीगढ़ एक संघ शासित प्रदेश है, किंतु मूलतः इसका निर्माण एवं विकास पंजाब की राजधानी के रूप में किया गया है। कहावत प्रसिद्ध है कि रोम का निर्माण एक ही दिन में नहीं हुआ था। यह चंडीगढ़ के विकास पर भी चरितार्थ होता है। देश के विभाजन अगस्त 1947 के पश्चात लगातार इस आधुनिक नगर की योजना पर विचार विमर्श करने के बाद सन 1953 में इसका निर्माण कार्य, विभिन्न प्रशासकीय भवन, बगीचों का विकास सन 1964 तक चलता रहा। वर्तमान में इस नगर का क्षेत्रफल 57.6 वर्ग किलोमीटर तक है। इसका संपूर्ण शहर 50 सेक्टरों में विभाजित होकर विकसित किया गया है। चंडीगढ़ का जो स्थापत्य है नेहरू विजन को दृष्टिगत रखकर वास्तुविदों ने प्रतिस्थापित किया है। चंडीगढ़ के धरातल पर उत्तर में हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला एवं हवा के बहाव को ध्यान में रखकर इसके भवनों का स्थापत्य पूर्णतः यूरोपीय शैली पर तैयार किया गया है। भवन विशाल होकर भी उत्तरी पर्वत श्रृंखलाओं के सम्मुख छोटे ही प्रतीत होते हैं। चंडीगढ़ की स्थापत्य की योजना एवं आकृतियों में भारतीय स्थापत्य कला के विभिन्न कालों के मानकों को दूर रखकर पूर्णतः स्वतंत्र रूप से स्थापत्य के आधुनिक मानकों को स्थापित किया गया है। वस्तुतः यही नेहरू विजन था जो इन्होंने ली कार्बूजर को अवगत करा कर दिया था। विजन होगा। अतः चंडीगढ़ के स्थापत्य में हिंदू मुस्लिम एवं 19वीं से 20वीं सदी में एंडो सॉर्सनिक शैली का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ा। चंडीगढ़ के स्थापत्य को स्थापित करने के प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य की परंपरा को भावनात्मक आधार पर कोई स्थान नहीं देकर पूर्णतः आधुनिक स्थापत्य का समावेश किया गया है। यही कारण है कि चंडीगढ़ स्थित विधानसभा भवन, उच्च न्यायालय और सचिवालय सहित प्रशासकीय भवनों में परंपरागत भारतीय स्थापत्य की झलक तक नहीं मिलती है। यद्यपि आधुनिक नगर राजधानियों का नाम शक्ति की देवी चंडी के नाम पर रखा गया है, किंतु चंडी देवी मंदिर वर्तमान में इस नगर से 15 किलोमीटर दूर स्थित होकर जर्जर अवस्था में है और इस आस्था की देवी के मंदिर का कोई प्रतिछाया चंडीगढ़ के स्थापत्य पर नहीं देखने को मिलती। चंडीगढ़ के भवन के निर्माण के पश्चात कतिपय पाश्चात्य वास्तुकारों ने यह मत प्रतिपादित किया कि इनके एलिवेशन और स्थापत्य में नई दिल्ली की झलक मिलती है। नई दिल्ली की योजना एडविन लुटियंस और बेकर ने तैयार की थी। उसी के अनुसार कार्नाट
प्लेस सर्कल और किंग्स वे पर प्रशासकीय भवन सन 1931 में निर्मित किए गए थे। इसी के प्रारूप चंडीगढ़ के आधुनिक नगर के प्रारूपों का तुलनात्मक अध्ययन कर कॉटिस और अन्य वास्तुविदों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि चंडीगढ़ को आधुनिकतम शहर कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसके पूर्व नई दिल्ली का स्वरूप भी आधुनिक बन गया था। यहाँ उल्लेखनीय है कि दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ प्राचीन एवं मध्यकालीन अनेक स्मारक बसे हुए हैं, जबकि चंडीगढ़ एक ऐतिहासिक शहर न होकर पूर्णतः आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया गया था। अतः चंडीगढ़ के स्थापत्य पर पूर्व का कोई भी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। पूर्व और पाश्चात्य स्थापत्य के विवादों से दूर चंडीगढ़ का स्थापत्य पूर्णतः आधुनिकालीन स्थापत्य है। भारत में एक प्राचीन देश है, अतः प्राचीन काल से मध्यकाल तक यहाँ अनेक शहरों का उद्भव हुआ है। फतेहपुर सीकरी, गोलकुंडा, मांडू के विकास के पूर्व इसको योजना तैयार की गई थी, मतलब इनकी योजना भी तैयार की गई थी। नई दिल्ली का विकास एडविन लुटियंस और बेकर द्वारा नियोजित योजना अनुसार किया गया था। यह सभी शहर वर्तमान में समकालीन स्थापत्य के प्रतीक बन गए हैं। भारतीय संस्कृति की समन्वय क्षमता और एक बॉल्टिंग पेपर की तरह है, और संभवतः ली कार्बूजर द्वारा चंडीगढ़ का स्थापत्य भी एक शताब्दी के पश्चात पंजाब का प्रतीक स्थापत्य बनकर दर्शनीय रह गया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय स्थापत्य कला में जो विकास हुआ वह अवर्णनीय है। अतः सन 1984 तक विकासशील काल में चंडीगढ़ का स्थापत्य आधुनिक कहलाता रहा है, किंतु स्थापत्य के मूल्यों में तीव्र परिवर्तन के स्वरूप यह शहर भी वर्तमान में एक दर्शनीय स्थल मात्र बनकर रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 के पश्चात भारतीय स्थापत्य के विकास का मूल्यांकन कीजिए। मतलब आजाद हो गए हम, उसके बाद भारतीय स्थापत्य का विकास कैसे हुआ उसका वर्णन करना है। स्वतंत्रता के पश्चात सन 1947 में ही नेहरू एवं उनके भारतीय नेता, विद्वान, वैज्ञानिकों और प्रत्येक विधा के दिग्गजों ने भारत के आधुनिकीकरण का आह्वान किया। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्र के साथ ही स्थापत्य के क्षेत्र में भी आधुनिकीकरण की चर्चाएं एवं मत व्यक्त किए जाने लगे, किंतु कोई भी यह स्पष्ट करने को तैयार नहीं था कि भारत के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया क्या हो। सभी पाश्चात्यमुखी होकर प्रत्येक क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने हेतु उत्सुक थे। गांधी जी ने स्वदेशीकरण एवं अन्य शब्दों में भारतीयकरण के बारे में कोई भी विचार विमर्श नहीं किया था, अर्थात भारत में आधुनिकीकरण का भारतीयकरण हो गया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आधुनिक नगर चंडीगढ़ के नगर नियोजन के साथ ही भारतीय एवं पाश्चात्य वास्तुकला की धाराओं पर विचार किया जाने लगा। पाश्चात्य स्थापत्य परंपरागत भारतीय स्थापत्य पर आच्छादित हो गई थी। भारतीय स्थापत्य के आधुनिकीकरण का भारतीयकरण नहीं किया जाकर पाश्चात्यकरण करने में सशक्त कारण हो गए थे। भारतीय वास्तुविद मुंबई, कलकत्ता और नई दिल्ली के स्थापत्य केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त करके पाश्चात्य आधुनिक तकनीकों द्वारा लोहे के सरिये, सीखचों और जालियों को विभिन्न डिजाइनों को सीमेंट एवं कंक्रीट से भरकर दबाकर भवन निर्माणों को महत्व देने लगे थे। भारतीय वास्तुविद और इंजीनियरों को इस प्रकार के निर्माण एवं स्थापत्य को विशेषताओं के उदाहरण स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व औपनिवेशिक भारत में निर्मित भवनों से ज्ञात होता है कि औपनिवेशिक काल में स्थापत्य के अनेक भवन नई दिल्ली में, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में सीमेंट और कंक्रीट और लोहे के प्रयोग से निर्मित किए गए थे। इन भवनों के निर्माण का निर्णय विवादों के पश्चात लिया गया था। आधुनिक भारतीय स्थापत्य 20वीं सदी के प्रारंभ से ही लॉर्ड कर्जन ने जहां एक ओर प्राचीन भारतीय स्मारकों के लिए सन 1905 में अधिनियम बनाकर इसको संरक्षण प्रदान किया, वहीं दूसरी ओर भारत में अच्छी इमारतों के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। जे रेंसन को भारत सरकार की ओर से स्थापत्यकार नियुक्त किया गया। जनकार्य विभाग प्रारंभ करके कुशल एवं दक्ष वास्तुविद और इंजीनियरों को भवन, सड़क, पुल आदि के निर्माण के लिए विभाग के अंतर्गत नियुक्त किया गया।
भारत में कर्जन के प्रयासों से आधुनिक स्थापत्यकार हेतु एक विशेष वर्ग बन गया। निस्संदेह 20वीं सदी के प्रथम 4 दशकों में नए-नए नगर एवं भवनों का निर्माण किया गया। कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की डिजाइन विलियम एमर्सन द्वारा तैयार की गई थी। सन 1930 में नई दिल्ली के नगर नियोजन तथा स्थापत्य की डिजाइन एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर के द्वारा तैयार की गई थी। कलकत्ता तथा नई दिल्ली स्थित भवनों के निर्माण के समय ही भारतीय पूर्वी और पाश्चात्य जो पश्चिमी स्थापत्य है उसके विषय एवं विशेषताओं पर वास्तुकारों में विवाद उत्पन्न हो गए थे। मिस गॉर्डन सैंडरसन द्वारा प्राचीन एवं अर्वाचीन भारतीय स्थापत्य का सर्वेक्षण। 20वीं सदी में भारतीय स्थापत्य के संबंध में प्रचलित विवाद नई दिल्ली तथा कलकत्ता में भवन निर्माण के पूर्व ही उत्पन्न हो गया था। स्थापत्यकारों का एक समूह प्राचीन भारतीय स्थापत्य के पुनर्जीवन के पक्ष में था तथा दूसरा समूह पश्चिमी स्थापत्य में वर्तमान दृष्टि से परिवर्तन के पक्ष में था। तीसरा समूह भारतीय एवं जो पाश्चात्य स्थापत्य है उसके समन्वय का पक्षपाती था। अतः भारत स्थित ब्रिटिश काल में लंदन स्थित सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अनुरोध किया कि इस संबंध में उचित मार्गदर्शन किया जाए। भारतीय भवनों का स्थापत्य कैसा रहना चाहिए? मिस गॉर्डन सैंडरसन ने भारत स्थित प्राचीन मध्यकालीन एवं वर्तमान स्थित भवनों का सर्वेक्षण करके सन 1913 में अपनी पुस्तक आधुनिक भारतीय भवनों की शैली प्रकाशित की। इसके साथ ही उपरोक्त मतांतरों के मध्य अन्य वास्तुविदों द्वारा भारतीय भवनों का निरीक्षण एवं सर्वेक्षण करके भविष्य में भारतीय स्थापत्य पर अपने विचार व्यक्त किए जाने लगे। अंग्रेजों के भारत आने के पश्चात परंपरागत भारतीय स्थापत्य कला में परिवर्तन के फलस्वरूप कई राजा महाराजाओं ने भी पाश्चात्य रोमन, इटालियन और फ्रेंच और ब्रिटिश शैली मिश्रित यूरोपियन प्रभाव युक्त भवन महलों का निर्माण किया। भारत में कई गिरजाघर क्लासिक शैली में निर्मित हो चुके थे। अंग्रेजों द्वारा कई कॉटेज, अस्पताल और अन्य भवनों का निर्माण पूर्व एवं पाश्चात्य स्थापत्य की मिश्रित शैली में बनाए गए थे। यह नमूने प्राचीन भारतीय स्थापत्य, मध्यकालीन मुगल और यूरोपीय वास्तुकारों की शैली पर आज भी विद्यमान है। मिस गार्डन सैंडरसन तथा अन्य वास्तुविद ने उपलब्ध भवनों की स्थापत्य शैली के आधार पर भविष्य में पाश्चात्य शैली के आधार पर ही भवन निर्माण करना उचित ठहराया। भारतीय स्थापत्य की कलात्मकता और आधुनिक स्थापत्य की दृढ़ता एवं दीर्घकाल तक कालकलवित नहीं हो सकने वाली क्षमता के आधार पर ही इस स्थापत्य शैली को लिया गया था। सन 1947 के पश्चात भारतीय स्थापत्य का विकास। स्वतंत्रता के पूर्व ही भारतीय स्थापत्यकार एवं वास्तुविद इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि पाश्चात्य शैली के भवन दृढ़ एवं दीर्घकालीन रहेंगे। अतः स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम चंडीगढ़ का विकास आधुनिकतम पाश्चात्य स्थापत्य शैली पर किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात परंपरागत पाषाण एवं ईंटों से निर्मित हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के आधार पर मंदिर मस्जिदों का निर्माण किया गया। यह आवश्यकता थी कि क्योंकि मतलब जो हिंदू और मुस्लिम धर्म स्थल हैं वहां पर परंपरागत आकृतियां और अलंकरण लोह और सीमेंट द्वारा किया जाना संभव नहीं था। स्वतंत्रता के पश्चात आधुनिक स्थापत्य कला की विशेषताओं में लोहे और सीर्क्षों और जातियों को सीमेंट कंक्रीट से भरकर जालियों को सीमेंट कंक्रीट से भरकर भूमिगत धक्कों से निरोधित निर्माण कार्य किए गए थे। इसमें परिवर्तन करते समय भारत में भवन के अन्य भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और नहीं गिरता था। अतः यह निर्माण दीर्घकालीन रहते थे और भवनों में सादगी और वास्तुकला के लालित्य का सर्वथा अभाव था। उपयोगी होने के साथ ही निर्माण कार्य की परंपरागत दृष्टि से यह सस्ते भी रहते थे। स्थापत्य शैली की आधुनिक विधि लोह
सीमेंट की संरचना का प्रयोग 20वीं सदी में नई दिल्ली में निर्मित ब्रिटिश साम्राज्य में की नई दिल्ली की या नई राजधानी है उसके भवनों में कम ही प्रयोग किया गया था। यह कार्य अंग्रेज इंजीनियरों ने किया था। जेम्स कार्जन को यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ा था कि इसके निर्माण में मौलिकता और कल्पना में कोई कार्य नहीं किया गया है। इटालियन ढंग से निर्मित वायसराय भवन, सेक्रेटेरिएट एवं कैदखाने के समान जान पड़ते हैं, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय यात्रियों ने उपयोगिता और कलात्मकता को महत्व देकर आधुनिक भवनों का निर्माण प्रारंभ किया। स्वतंत्रता के पश्चात आधुनिक नगर चंडीगढ़ में निर्मित सचिवालय, विधानसभा, राज्यपाल निवास एवं उच्च न्यायालय सहित अनेक भवनों के निर्माण की तकनीकी भारत के अन्य नगरों में भी अपनाई जाने लगी। स्वतंत्रता के पश्चात तकनीकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक एवं अन्य स्थापत्य के केंद्र में आधुनिक स्थापत्य एवं तकनीकी के आधार पर यांत्रिकी तैयार की जाने लगी। इन यांत्रिकी और स्थापत्यकारों ने वर्तमान समय की परिवर्तित विचारधारा और अवधारणा के आधार पर भवन, पुल निर्माण कार्यों में नवीन ज्ञान को प्राप्त कर चित्र नमूने प्रस्तुत किए थे। पाश्चात्य प्रणाली के साथ ही भारतीय कलात्मकता के विकसित भवन भारतीय राजाओं, जमींदारों, नवाबों और धनाढ्य वर्ग ने बनवाना प्रारंभ कर दिया। नई दिल्ली, राजस्थान के प्रमुख नगर, अन्य प्रसिद्ध स्थानों पर आधुनिक भारतीय स्थापत्य के भवन निर्मित किए गए थे। राज्य के पुनर्गठन के पश्चात सन 1956 में प्रांतीय राजधानियों में आधुनिक स्थापत्य तकनीकों के साथ ही कलात्मक ढंग से सचिवालय, विधानसभा भवन, शैक्षणिक संस्थान, अस्पतालों का निर्माण किया जाने लगा। मध्य प्रदेश में भी भोपाल स्थित सचिवालय, सतपुड़ा, विंध्याचल और भारत भवन वर्तमान स्थापत्य कला के ही प्रतीक हैं। नई दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल। स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित आधुनिक स्थापत्य कला में अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, किंतु इस श्रृंखला में नई दिल्ली कालकाजी स्थित बहापुर का बहाई उपासना मंदिर लोटस टेम्पल सर्वाधिक उल्लेखनीय है। संरचना और आधुनिक स्थापत्य की दृष्टि से इसकी बनावट अपने आप में अनूठी है। कमल के फूल की आकृति से प्राप्त प्रेरणा के आधार पर बहाई संप्रदाय ने यह उपासना मंदिर निर्मित कराया था, अतः इसको लोटस टेम्पल कहा जाता है। यह मंदिर सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से भारत में प्रचलित धर्मों और उपासना का प्रतीक स्थापत्य है। स्तंभों की अनुपस्थिति में निर्मित लोटस टेम्पल कमल की पंखुड़ियों के आकार का बना हुआ है। भवन सौंदर्य की दृष्टि से ही नहीं वरन पर्यावरण की दृष्टि से भी 9 तालाबों से आवृत अंदर का तापमान सदैव ठंडा और स्फूर्तिदायक बना रहता है। मुख्य मंदिर में लगे हुए प्रशासकीय भवन और अन्य सहायक निर्माण आधुनिक स्थापत्य कला की श्रेष्ठता स्थापित करते हैं। इन सब भवनों के कोण 9 है, जो एक ऐसा अंक है जिसमें इसकी व्यापकता, अभिन्नता और एकता प्रकट होती है। लोटस टेम्पल का क्षेत्रफल 26.06 एकड़ है। इस मंदिर का स्थापत्यकार एफ सहवा थे। यह मंदिर संलग्न भवनों का निर्माण सन 1980 में प्रारंभ हुआ था। सन 1986 में पूर्ण होकर इसका औपचारिक उद्घाटन 24 दिसंबर 1986 में किया गया था। मंदिर की कमल पंखुड़ियां श्वेत पाषाण से निर्मित होकर पंखुड़ियों को ऊपर सतह पर श्वेत ग्रीक संगमरमर जड़ा हुआ है। लोटस टेम्पल का स्थापत्य स्वतंत्रता के पश्चात भारत की उत्कृष्ट कला का परिचायक है। केंद्रीय एवं प्रांतीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य। स्वतंत्रता के पश्चात केंद्रीय एवं प्रांतीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अनेक सेतु, विशाल भवन एवं अन्य निर्माण कार्य किए गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात परंपरागत भारतीय संस्कृति का इतना त्याग नहीं किया गया था जितना स्थापत्य के क्षेत्र में किया गया। परंपरागत स्थापत्य शैली का त्याग करना भी आवश्यक था। मध्यकालीन भारत के निवासी आदि की आवश्यकता पूर्ण भिन्न थी।
मध्यकालीन भारत में मुगल सम्राट अपना वैभव प्रकट करने के लिए विशाल भवन और मकबरे बनवाते थे। ताजमहल इस दृष्टि से एक उदाहरण है, किंतु इस निर्माण कार्यों की उपयोगिता सीमित होकर राजवंशों के कतिपय व्यक्तियों को ही उपलब्ध रहती थी। स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक भारत में जनता के विचार एवं दृष्टिकोण को लोकव्यापीकरण एवं उपयोगीकरण के आधार पर विकसित होने लगे। भौतिकवाद की दृष्टि हो गई थी और आम भारतीय बेहतर जीवन के लिए भवन को प्राथमिकता देने लगे थे। अतः निजी भवनों का निर्माण आधुनिक स्थापत्य के आधार पर विभिन्न आकर्षक डिजाइनों के साथ होने लगा था। शासकों को भी नवीन प्रशासकीय भवनों, विश्वविद्यालय भवन और अन्य लोक उपयोगी भवनों का निर्माण करना पड़ा था। आवश्यकता एवं समय के अनुसार आधुनिक भारतीय स्थापत्य की डिजाइनें, निर्माण की तकनीकें एवं निर्माण कार्य हेतु विभिन्न सामग्री में भी परिवर्तन हो गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात आधुनिक स्थापत्य की विशेषताएं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत द्वारा आधुनिक स्थापत्य कला को अपनाने का कारण इस तकनीकी की अपनी विशेषताएं हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत भक्ति भाव एवं स्वयं के वैभव के प्रति मंदिर, मस्जिद, मकबरे का निर्माण किया जाता था। उस समय स्थापत्य विज्ञान, लौह एवं सीमेंट के उपयोग का अभाव होने के कारण ये शीघ्र ही कालग्रस्त हो जाते थे। स्वतंत्र भारत में स्थापत्य कला वैज्ञानिक आधार, संरचना और डिजाइन एवं सीमेंट, लौह और अन्य सामग्री के उपयोग से आवश्यकता परक बन गई थी। प्राचीन एवं मध्यकालीन अलंकरण, पच्चीकारी आदि से सजावट की प्रथा पुरानी पड़ गई थी। इसी स्थान पर सादगीपूर्ण संरचना और डिजाइनों का प्रचलन अधिक हो गया था। वर्तमान में स्थापत्य का सिद्धांत कलात्मकता के आधार पर दृढ़ एवं उपयोगी इमारतों के निर्माण में निहित है। भवन निर्माण में सिविल एवं मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरों ने आधुनिक तकनीकी के आधार पर कई मंजिलें विशाल भवनों का निर्माण कर बढ़ती जनसंख्या हेतु उपयोगितापूर्ण निर्माण कर स्थापत्य कला को पूर्णतः नवीन रूप प्रदान किया है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में आधुनिक स्थापत्य कला को पूर्णतः अंगीकार करने का प्रमुख कारण महानगरों में भूमि की कमी होना है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के आवास हेतु नगरों में फ्लैट सिस्टम युक्त मल्टियां बनाई जाने लगी। इन मल्टियों में भविष्य में आवश्यक परिवर्तन करना भी तकनीकी दृष्टि से सरल हो गया। प्राचीन स्थापत्य के आधार पर निर्मित भवनों में परिवर्तन करना ध्वंसात्मकता को नियंत्रित करना था। उक्त स्थिति में आधुनिक स्थापत्य कला ही वैज्ञानिक दृष्टि से लाभप्रद है। वर्तमान में भारत में निर्मित कई इमारतें, सार्वजनिक संस्थान, होटल, अस्पताल व्यवहारिक दृष्टि से अधिक सुविधाजनक एवं लाभप्रद बन गए हैं। आधुनिक स्थापत्य तकनीक ढंग से सुनियोजित निर्माण हेतु सुविधाजनक रहती है। उपरोक्त विशेषताओं सहित आधुनिक भारतीय स्थापत्य वैश्वीकरण के परिदृश्य में विकास की प्रक्रिया में है। स्थापत्य के क्षेत्र में नवीन शोध के आधार पर इस स्थापत्य की तकनीक पर अनेक सुधार के साथ भारतीय स्थापत्य पर आधारित भवन एवं निर्माण कार्य अन्य पाश्चात्य राष्ट्रों के समकक्ष होने लगे हैं। स्वतंत्रता की पूर्व अंग्रेज इंजीनियरों की आवश्यकता थी, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात मध्य एशियाई एवं दक्षिण पूर्वी राष्ट्र भारतीय तकनीकी एवं इंजीनियरों की सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक या हमारी पूरी बुक ही कंप्लीट होती है। और यदि फ्रेंड्स आपको इसकी बुक की पीडीएफ चाहिए है तो प्लीज आप हमें कमेंट कर दीजिए, और या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।